करेंगे। फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या समझते हैं आप लोग, बताइए क्या चीज है ये? सर ये आम आदमी हम लोग को अधिकार है, इसमें इस अधिकार के क्या है? क्या है सर फंडामेंटल? ये किसी का मूल अधिकार है। किसी का मूल अधिकार है क्या? यस एग्जैक्ट बोलो ना, मजा नहीं आ रहा है। चलिए हाँ, आपका मूल अधिकार है ना ये? जी यस सर। सर। सर एज ए किसी बेसिकली अपने जो देश के एक सिटीजन के रूप में हमारे अंदर क्या क्या मतलब हम अधिकार किन किन चीजों को है ना अपने अपने डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हम जो भी लॉज यूज कर सकते हैं वो सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स। कहाँ से आया है? सर एक और ये है मौलिक, अमेरिका से आया है सर। ठीक है। और मौलिक इसका एक और है, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिक को प्रदान किए जाते हैं, जिनमें राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कि राज्य कर सकता है कि नहीं कर सकता है? करता तो है, करता तो है। तो उसके लिए रिव्यू नहीं, जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट्स, वैसे थोड़ा सा ये अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जैसे डिस्कस आपने कहा है, अगर फंडामेंटल राइट्स आपका बोलने का अधिकार है तो क्या राज्य उसको रोक भी तो सकता है? हमारे देश में तो बोला भी गया ना कि एक लिमिट ज्यादा नहीं बोल सकते। बट नहीं सर, असल में गलत बात नहीं बोल सकते। हाँ, आप शब्द नहीं यूज कर सकते हैं। या अब वो कहें कि जैसे कि जैसे धर्म की बात करते हैं, सबको आजादी है, आप अपना धर्म मानो, अपने रीति रिवाज मानो, लेकिन उससे किसी दूसरे को हर्ट नहीं होना चाहिए। तो लिमिटेशन तो यहाँ पर भी है, लिमिटेशन तो करता ही है, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। देखो सवाल यहाँ पर आता है ना एब्सोल्यूट। हाँ बेसिकली सर हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष है, और सबको अपने अपने धर्म को मानने की हमारे यहाँ स्वतंत्रता है। बिल्कुल है, लेकिन जब तक मान सकते हैं जब तक आप दूसरे के धर्म में इंटरफेयर ना कर रहे हो, ठीक है ना? हाँ, आपका बोलने का अधिकार है तब तक है जब तक आप दूसरे को गालियां नहीं दे रहे हो आप, ठीक है ना? तो हर चीज आपको अधिकार है, बट दूसरे का आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दूसरा ऐसा ना हो कि दूसरे हर्ट हो रहा हो आपको, ठीक है? लेकिन स्टार्ट करते हैं फिलहाल। देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या है समझते हैं पहले आपको, ठीक है? मैंने आपसे बताया भी है यूट्यूब पे। देखिए जब एक आदमी कहते हैं ना, जब जानवर से थोड़ा सा इंसान बने, तो ये बोला गया कि यार कुछ तो ऐसे राइट्स होने चाहिए जो पैदा होते ही, मतलब अगर आप इंसान के रूप में पैदा हुए हैं तो वो तो मिलना चाहिए आपको, जिसे हम कहते हैं नेचुरल राइट्स, ठीक है ना? प्राकृतिक रूप से जिंदा रहने का अधिकार है, तो ये भी नेचुरल राइट हो सकता है आपका, ठीक है? तो ऐसे ही ये जो नेचुरल राइट्स थे धीरे धीरे करके ये फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट हुए, और सबसे पहले इसको ब्रिटेन में इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ऐसे अधिकार हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान के रूप में जो पैदा होता है उसे मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है? क्लियर हो गया ये? ठीक है जी सर। और सबसे पहले ब्रिटेन में इसका शुरुआत हुई है, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत वो ब्रिटेन से हुई है, इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है? अच्छा, अब जो सवाल पूछा था है कि ये मैग्ना कार्टा क्या होता है, मैंने लिखा भी है कि मैग्ना कार्टा होता है। हाँ बोले क्या हुआ? सर इसमें दिया है कि इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। सर प्रारूप का मतलब हम नहीं समझ पाए कि मतलब मूल अधिकार, ये अभी लाइन से पढ़ते हैं, बीच में मत पढ़ो तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? पहले समझिए कि इसका जो विकास है वो ब्रिटेन से हुआ है, ठीक है? लेकिन हाँ समझना, विकास हुआ है, लेकिन हमने जहां से इसको लिया है संविधान में वो अमेरिका से लिया हुआ है ना शायद, ठीक है ना? जी सर। फंडामेंटल राइट एज अ कॉन्सेप्ट वो ब्रिटेन से शुरू हुआ है, ठीक है? हुआ क्या था 2000, मैं नोट्स में दिया अभी, 2015 में एक कानून बनाया गया, ठीक है? उस कानून को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र सर। हाँ सर अधिकार पत्र, ठीक है अधिकार, और भाषा में समझाइए क्या होगा? मैग्ना मीन्स बड़ा, कार्टा मीन्स चार्टर जैसे कहते हैं हम लोग, मतलब कि एक ऐसा कानून जो बहुत इंपैक्ट डालता है, बहुत बड़ा कानून समझ सकते हैं कि बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी कानून है, ऐसे बड़ा कानून कह सकते हैं, ठीक है? और ये था भी बड़ा कानून क्योंकि पहली बार इसको मूल अधिकार यानी कि इसको लिखित रूप में लिखा गया, इंग्लैंड में शुरू हुआ कि हम फंडामेंटल राइट 1215 में, ठीक है? 1215 में वहां का जो इंग्लैंड का राजा था उसने एक पत्र जारी किया मैग्ना कार्टा, उसी के नाम पे ये मैग्ना कार्टा जब से ही कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मतलब उसने अभी जैसे नोट्स में लिखा भी है कि पहली बार बोला कि भाई ब्रिटेन के लोगों को कुछ अधिकारों की तो सुरक्षा होगी, यानी कि इरेस्पेक्टिव ऑफ आप कहां से हैं, क्या है, कैसे हैं, कुछ ऐसे अधिकार तो रहेंगे जो राज्य उसका सुरक्षा देगा। जैसे एक एग्जांपल है, जीने का अधिकार है भाई, उसकी सुरक्षा तो राज्य इंश्योर करेगा ना, ठीक है ना? अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जब आता गया तो आया जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन
के आसपास आते हैं, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, या थोड़ा आप उसी समय अमेरिकन रेवोल्यूशन भी आता है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन का बड़ा इम्पैक्ट है हमारे संविधान के ऊपर, ठीक है, हमारे संविधान के ऊपर नहीं बल्कि सभी संविधानों के ऊपर है ये, क्योंकि उस दौर में जो चीजें हुई, जैसे अमेरिका में आया वो बिल ऑफ राइट्स आया, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स जो ऐसा कॉन्सेप्ट था, पहली बार जो ब्रिटेन के राजा जॉन ने एक लिखित में किया मैग्ना कार्टा के रूप में, वो और डेवलप होते 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 1789 के आसपास अमेरिका के संविधान में आता है बिल ऑफ राइट्स के नाम पे, ठीक है, क्लियर हुआ? 10 अनुच्छेद, हाँ सर, ठीक है जी जी जी। अच्छा, ये जो रेवोल्यूशन, ये अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन आपके मेंस का हिस्सा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा है ये, हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है, ये और कई बार आपको सवाल पूछे जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर, तो वैसे तो पढ़ सकते हैं आप, बाद में पढ़ेंगे इसको, लेकिन मोटा समझ लीजिए कि देखिए, मोटा मैं समझाता हूं आपको, सेकेंड एडी, दूसरी शताब्दी जो है सेकेंड एडी से लेकर लगभग 14वीं एडी तक, एडी पता ना एडी क्या होती है, बीसी, हाँ, ईसा के बाद, हाँ, तो कहते हैं सेकेंड एडी से लेकर 14th एडी तक, ये कहते हैं ना कि डार्क एज का जमाना रहा है, अगर यूरोप की बात करते हैं, डार्क एज यानी कि चर्च का इतना कंट्रोल रहा है वहां की सोसाइटी के ऊपर कि कुछ भी रिसर्च नहीं हुई, कोई साइंस नहीं आया, कुछ नहीं आया, ये 1200-1500 साल, 1200-1400 साल रहे हैं, 1400 तक की ऐसा रहा कि चर्च का इतना कंट्रोल रहा कि कोई रिसर्च नहीं की, कहीं कुछ भी तरक्की नहीं हुई यूरोप के अंदर, ठीक है, 1400 के आसपास कुछ फिलोसफर्स आते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है जिसमें थोड़ा थोड़ा करके एनलाइटमेंट आती है, वैसे डिटेल में पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, अभी समझ लेते हैं कि 1400 के ऊपर एनलाइटमेंट आती है, लोग जागरूक होते हैं कि भैया कुछ राइट्स भी होते हैं, कुछ चीजें होती भी हैं, इस तरह के कुछ हमारे अधिकार भी हैं, और चर्च का कंट्रोल कुछ हमें कम भी करना चाहिए, साइंस में भी हमें इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, इस तरह की चीजें ये 14वीं-15वीं शताब्दी में आए, धीरे धीरे करते 17वीं-18वीं शताब्दी में आते आते फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है फ्रांस में, और इसी बीच में अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है अमेरिका में, दोनों 1789 में हुआ है, 1789 अमेरिका में हुआ है, और साथ में फ्रेंच रेवोल्यूशन दोनों हुआ है, इसका 85 ठीक है, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है उस कॉन्सेप्ट वो बाकी के जो देशों में, जैसे हमारा संविधान हो गया, किसी का संविधान हो गया, कि जो चीजें आई जैसे कि फंडामेंटल राइट्स आया सर, वैसे सेपरेशन ऑफ पावर आया, एक बार सेपरेशन ऑफ पावर आया, क्या चीज सेपरेशन ऑफ पावर क्या चीज होती है कि भाई जो पावर्स है जुडिशरी शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है ना, ये सब अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन धीरे धीरे करके आए, ठीक है, जल्दी तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा बता दो यार भाई, बता दो, ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, बोलो जल्दी बोलो। सर जब ब्रिटेन में पहले मतलब मूल अधिकार के बारे में बात की गई थी, तो हमारे संविधान में ये अमेरिका से क्यों लिया गया है? देखिए इसलिए मतलब क्या डिफरेंस था ब्रिटेन और अमेरिका? देखिए ब्रिटेन में ये कॉन्सेप्ट पहली बार ये थोड़ा सा डेवलप हुआ पहली बार, इस कॉन्सेप्ट को मतलब सोचा गया इस बारे में कि ऐसा फंडामेंटल राइट्स होना भी चाहिए, लेकिन जो सिस्टम बना जो अमेरिकन रेवोल्यूशन में जैसा होना चाहिए, जो आज का जो सिस्टम हमारे देश में है, फंडामेंटल राइट्स का जो रूप है, वैसा रूप अमेरिका से लिया है, ठीक है। ब्रिटेन में शुरू हुआ था कि सोचा गया था कि यार ऐसा कुछ कानून अधिकार होना चाहिए जो लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य करेगा, ठीक है ना, उस कॉन्सेप्ट पे सोचा गया था, ये था ब्रिटेन का, और अमेरिका ने बिल्कुल लिखित में एक बिल्कुल पॉलिश करके जो बनाया, हमने वो चीज ली है हमने, ठीक है। समझ में आया नीतू? नहीं समझ में आया? हेलो नीतू, अरे भैया बोलो तो सही, हाँ हूं तो करो। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। नहीं बोलो, नहीं यार सर डिफरेंस तभी कट गया मेरा, चला गया वापस कनेक्ट हुआ था। देखो ब्रिटेन में पहली बार ये बात सोची गई, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में मतलब इसके बारे में मंथन किया गया कि भाई ऐसा कुछ राइट्स होने चाहिए जो इंसान को पैदा होते मिल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आता है 17 वहां तक पहुंचते पहुंचते ये कॉन्सेप्ट पूरा डेवलप हुआ, ठीक है, और जो लिखित में उनके संविधान में आया, उस चीज को हमने अपने संविधान में लिया है, ठीक है। तो डेवलप्ड चीज को हमने लिया है। अमेरिका में ब्रिटेन में शुरू भले ही हुआ, लेकिन अमेरिका तक पहुंचते पहुंचते ये थोड़ा सा बिल्कुल पॉलिश हो चुका था, बिल्कुल रिफाइंड हो चुका था इस चीज को लेकर, ठीक है ना। सुनो एग्जाम में आता है, ये एग्जाम पूछा आता है, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया भाई, ठीक है ना, गलत मत करके आना, ब्रिटेन में करके आ जाना, सवाल 100% आता है ये, और वो भी अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से आता है, कहते हैं, ठीक है, अमेरिका से आता है। ओके। अच्छा
बाकी तो ये थोड़ा मैं जो दिया वो लुईस 16 के बारे में है यार, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा हो जाएगा, छोड़ देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा फटाफट पढ़ाता हूँ इसके। इंडिया की बात करते हैं। सर जो आपने लुईस 16वें के बारे में दिया था, उन्होंने ऐसा क्या उल्लंघन किया था जिसकी वजह से उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था? लुईस 16 के बारे में ना, चलो ठीक है बात कर जी लेते हैं। सर। देखिए लुईस 16 के बारे सर में ये बाद में बताना, सर बाद में बताना, वही तो लंबा हो जाएगा, हिस्ट्री बाद हो में जाएगा, बताइएगा, ये वाली लंबा हो जाएगा, यस हिस्ट्री में सर, घुस ये बहुत जाएंगे। बड़ा हो जाएगा। ठीक है छोड़ दो इसको, अभी इंडिया की बात कर रहे थे, चलो ठीक है ना, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में सबसे पहले कांग्रेस में मांग स्टार्ट की इसको भाई, ठीक है 1934 में अब एम वो एन भी रावल ने। हाँ, ये सवाल पूछते हैं कि सबसे पहले हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट्स की मांग किसने की थी सबसे पहले, तो एमएन रॉय के नाम आता है इसके अंदर, ठीक है। वैसे मैंने जो पीडीएफ में दिया है वो 1979 से स्टार्ट करा है, कांग्रेस से मांग स्टार्ट की, एनी बेसेंट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है, ठीक है। तो लेकिन एमएन रॉय को थोड़ा ज्यादा इसमें तवज्जो मिलती है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ देता हूँ, 1917 में कांग्रेस की मांग की, फिर 25 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मांग की है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्या एमएन रॉय का नाम है कि नहीं है, क्या एनी बेसेंट का ही सिर्फ नाम है इसके अंदर, या एनी बेसेंट के ऊपर सवाल पूछ लिया गया कि भैया कि एनी बेसेंट ने के 4 स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए। तो एनी बेसेंट का बल्कि सवाल आई थिंक आया हुआ है 2019 में आया है कि 18 में आया है, क्या मैंने यूपीएससी में देखा है। एनी बेसेंट के ऊपर यह आया था कि एनी बेसेंट का इन्वॉल्वमेंट फंडामेंटल राइट्स को लेकर है कि नहीं है, ये सवाल था। समझ रहे हो ना क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो एनी बेसेंट का इन्वॉल्वमेंट फंडामेंटल राइट्स को लेकर है, क्योंकि उनकी जो पेपर था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल जो है, उन्होंने अपनी मांग जो पेपर थे, सॉरी कॉमन क्या था उनके पेपर का नाम क्या था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, नहीं वो तो इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। तो फंडामेंटल जो एनी बेसेंट है इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है जी सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, समझने की कोशिश करोगे नहीं समझ, मुझे लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को, किसी को नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा ना? नो सर, पढ़ा था तो आ रहा है, आ आगे बताइए। नहीं आ रहा कि आ रहा है सर? नहीं आ रहा तो देखो, नहीं आ रहा तो समझा देता हूँ, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ही यही है, क्योंकि ये सब जितनी बातें मैंने बोली है ना वो सब ऑलरेडी मैं वीडियो में बोल चुका हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा तो खुल के बोलो नहीं आ रहा है, कंटिन्यू करिए, है ना, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहने का मतलब सिर्फ ये था कि एनी बेसेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या के ऊपर फंडामेंटल राइट्स का इनका योगदान था, तो हाँ था, इनका इन्वॉल्वमेंट था। फिर बात करते हैं 1928 की, जब मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट में इसका मेंशन किया गया है, क्योंकि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह सवाल पूछ सकते हैं, या तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही पूछ सकते हैं आपको कि एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू के ऊपर, या सिर्फ एनी बेसेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो मतलब घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, सिर्फ कहने का मतलब ये है। मोतीलाल अच्छा, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1929 में, 1928 क्या था, क्यों था, क्यों रिपोर्ट क्यों थी ये नेहरू रिपोर्ट, क्या था ये बता देंगे कोई? पढ़ी किसी हिस्ट्री किसी ने नेहरू रिपोर्ट? भैया बता दो नेहरू रिपोर्ट क्या थी। और ये कौन से नेहरू हैं, ये मोतीलाल नेहरू है कि जवाहरलाल नेहरू हैं? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू हैं ये, ठीक है। क्या था नेहरू रिपोर्ट, बता दो फटाफट, जल्दी बता दो, थोड़ा मोटा मोटा समझा दो। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, सर मैं बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का भी था सर। नेहरू रिपोर्ट भारत के कमीशन के बहिष्कार करने की नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी, जो 28 अगस्त 1928 को जारी ये रिपोर्ट ब्रितानी सरकार के भारतीय संविधान बनाने के अयोग्य बताने की चुनौती देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दिया गया। देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, गांधी जी आए 1920 के आसपास, ठीक है। गांधी जी और बाकी नेताओं ने मिलकर बोला कि नहीं हमें स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए। स्वराज का मतलब क्या होता है कि टॉप लेवल पे तो ब्रिटेन रहेगा, नहीं आजादी नहीं था, टॉप लेवल पे तो वो रहेंगे, नीचे का सिस्टम जो हम लोग रहेंगे, मतलब ब्रिटेन के अंदर में हमारा जो सिस्टम हम लोग राज करेंगे। तो 1929 या 30 तक कांग्रेस ने स्वराज की बात की है, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की है। 1930 के बाद डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं, ठीक है ना, इसकी बात बोली है। अच्छा, अब अंग्रेज बोलते हैं कि भाई आपका जो हिंदुस्तान है वो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, यहाँ पे इतने प्रकार के धर्म हैं, इतने प्रकार की जातियां हैं, इतने प्रकार के क्षेत्र में अलग अलग, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, आप ऐसा संविधान बना दो जो सबको एक्सेप्टेड हो, ठीक है। ये चैलेंज दिया अंग्रेजों ने इंडिया वालों को कि अगर आपने ऐसा संविधान बना दिया जो सबको एक्सेप्टेड होगा, सभी धर्म के लोगों को एक्सेप्टेड होगा, तो हम मान जाएंगे कि हाँ भाई आप एज अ कंट्री के रूप में तैयार हैं। तो ये चैलेंज कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तब ये बनाया गया, कमेटी बनाया। तो कमेटी ने
नेहरू कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी थी, बात 1 साल बाद रिकमेंडेशन दी थी, उसमें इसमें दो मुसलमान और नौ सदस्य थे टोटल, जिसमें 2 मुस्लिम थे और 7 अदर इसमें सभी पार्टीज को, जितनी पार्टीज थी, चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे कोई भी पार्टी हो, सबसे डिस्कशन किया गया था। और उसके बाद जब नेहरू रिपोर्ट हो गई, थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहे हैं, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट ने अपनी बात बोली तो जो जिन्ना थे, जिन्ना ने इसके काउंटर में 14 पॉइंट्स अपने बोले थे, जो हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल कभी आ जाता है। जिन्ना के 14 पॉइंट्स जो हैं कि क्या क्या होना चाहिए, वो थोड़ा बाद में, ठीक है, चलिए अभी बात असल में सर इसमें एक चीज और दी गई थी, सांप्रदायिक चुनाव की जो पद्धति थी उसको भी हटाने की मांग हुई थी। चलिए ठीक है, अभी उसको बाद में कर लेंगे। अभी समझ में आया कि नहीं आया बताइए? अभी फंडामेंटल राइट बनाने की बात कर रहे हैं। हमने ये देख लिया कि ब्रिटेन से शुरू हुआ, अमेरिका तक पहुंचा, ठीक है, और इंडिया की बात करते हैं तो 1917 से शुरू हुआ, उसके बाद एनी बेसेंट आती हैं, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है, उसके बाद आपका भी कांग्रेस में आता है, उसके बाद धीरे करते करते 1931 आ जाता है, जहां पर गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इसकी मांग की है। एक बात समझिएगा कि कोई भी चीज ना तुरंत नहीं, फंडामेंटल राइट्स हमारा ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हमने बना दिया। जिस राइट्स को हम एंजॉय कर रहे हैं, बोलने का अधिकार और धर्म का अधिकार, गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है? लंदन में हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये जो कमेटी थी इसमें जिन्ना भी थे। आप पहले बताओ क्या था राउंड टेबल, बता दो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुई थी। हाँ, क्या हुआ था, किस काम के लिए हुई थी? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहला सवाल देखो, मैं ही पूछता चलो, क्यों हुई थी राउंड टेबल? ये कई बार पूछा गया है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी? यूपीएससी का सवाल है ये। सर ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो इंडिया के जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज थी वो हुई थी, ताकि जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का प्रोसेस है वो डिस्कस हो पाए। गलत हो गया, -3.5। साइमन कमीशन सर साइमन कमीशन जो आया था, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस को डिस्कस किया गया था। साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनको लेकर वो मीटिंग हेल्ड हुई। साइमन कमीशन क्या था भाई, बताओ जरा मुझे। साइमन कमीशन मैं में बताता हूँ सर। साइमन आयोग जो था वो ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जो कि 8 नवंबर 1927 में भारतीय संविधान के सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और मानचेस्टर, जिसका मानचेस्टर जो था उसमें जो सुधार उसका जांच करना था, जो उसने बनाया था। और कुछ कहेगा कोई, कुछ बताएगा और डिटेल में बता सकता कोई, या मैं बताऊं? किसी को कुछ बता दीजिए। नहीं बताओ। एक सर इसमें एक और था, भारत में एक संघ की स्थापना हो और जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासत शामिल हो। केंद्र में सर साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, तो इसलिए सबने इसका बहिष्कार किया था। नहीं हुआ क्यों था साइमन कमीशन? साइमन सवाल ये आता है, मैं थोड़ा जानना जरूरी है आपको साइमन कमीशन के बारे में। मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 था, उसी की 10 साल के बाद चेकिंग होनी थी कि वो कितना इफेक्टिव रहा, कितना इफेक्टिव नहीं रहा। ठीक है। चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू एक जो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, उससे 1919 से लेकर 1929 तक 29 तक 10 साल के बीच में जो इसको देखना था कि जो हम सिस्टम बना रहे हैं वो सिस्टम कैसा काम कर रहा है, उसको अपडेट करना है, क्या करना है, तो 10 साल के लिए रखा था। लेकिन 1926 में हुआ क्या, जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसको ये लगा कि यार लेबर पार्टी अगर सरकार में आ गई, ब्रिटेन की बात कर रहा हूं मैं आपको, कंजर्वेटिव पार्टी को लगा कि अगर लेबर पार्टी सत्ता में आ गई, जो संभावना थी आने की, तो ये लोग इंडियन को ज्यादा राइट्स दे देंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी को लगा कि हाँ लेबर पार्टी अगर हो सकता जीत सकती है, समझो कि इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी है, वैसा ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। ठीक है, तो उन्होंने जो कमीशन 10 साल बाद होना था, यानी कि 1929 से 30 में आना था, उसको 3 साल पहले ही उसको सेटअप कर दिया साइमन कमीशन के रूप में, जिसका काम क्या था कि वो रिव्यू करेगा कि जो चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू जो रिफॉर्म या रिकमेंडेशन दिया था वो कैसा काम कर रहा है। साइमन साहब आते हैं, साइमन साथ में 2-3 और लोग थे, उनका काम ये था कि वो उसको सर्च देखेंगे कि क्या इनकी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसमें सब अंग्रेज थे, इंडियन कोई नहीं था, और इंडियन ने इसको तो क्या कि अगर आप हमारे बारे में बात कर रहे हो और हमें ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो तो कैसे चलेगा, इसलिए उन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए। तो जो राउंड टेबल, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, साइमन ने अपनी रिकमेंडेशन दी है और उसके बाद 1929, 30 और 31 में आपका 1930, 31 और 32 में आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है में, जिसका काम यह था कि
जो सामान्य रिकमेंडेशन दी है उसका हमें मतलब बैठ लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसी के बाद हुई, वो इसके विरोध में। हाँ, अब यहाँ भगत सिंह का चैप्टर आ जाता है, लेकिन थोड़ा डैमेज चला जाएगा। अच्छा, मुझे ये बता दो, एक तो सवाल कई बार आता है, गांधी जी ने कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था? कई बार पूछा गया है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सिर्फ सेकंड किया था। पहले में नहीं गए थे तो हुआ हमारा गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है, जब 1930 में, ठीक है। 31 में जाते हैं और 32 में फिर नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर समय उनका बवाल हो गया था, क्योंकि गांधी जी इरविन ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। ये सवाल थोड़ा हिस्ट्री में पहुंच रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हिस्ट्री में पहुंच गए। चलिए, बाद में आपका 1935 आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाता है। उसके बाद आपका 1946 आता है। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति गठित की गई है। ये कई बार सवाल पूछा गया है, खासकर यूपीएससी में पूछा गया है, फंडामेंटल राइट्स को लेकर, ठीक है। देखिए हुआ क्या था, 1946 में संविधान सभा बनती है, क्लियर हो रहा है? देखिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। 1946 में संविधान सभा बनती है। अब अच्छा क्या होता है, संविधान सभा अपने अलग अलग काम को लिए अलग अलग कमिटीज बनाती है, क्लियर है कि भाई झंडा कमेटी होगी, कुछ मूल अधिकार और अल्पसंख्यक कमेटी होगी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी होगी, सब उसमें अलग अलग मेंबर्स है जिनका काम था कि उस पर्टिकुलर काम के लिए वो रिसर्च करें और अपनी जो रिपोर्ट है वो दें। संघ समिति थी, जैसे कई संघ समिति। अच्छा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो 8 समिति बड़ी थी, 13 समिति छोटी ठीक है। ये जितनी कमिटीज हैं इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, सवाल बनते हैं, बहुत कई बार सवाल आते हैं, भले लिख लेना इसको आप, ठीक है, अगर नहीं अभी याद आ रहा तो लिख लेना। अच्छा, उसी में एक कमेटी बनती है जो ये बोलती है कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार संबंध में कमेटी बनाई गई थी। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक, कई बार सवाल पूछते हैं कि भाई मूल अधिकार कमेटी में कौन थे या अल्पसंख्यक अधिकार के परामर्श जो कमेटी में कौन थे, तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। उनका काम था मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए कमेटी बनाना। कई बार सवाल पूछा गया, गलत मत करके आ जाना, ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। तो उसके बाद कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी, उसके बाद जो हमारे उसमें आ गया। तो ये पूरा हमारा देश का फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो भी एफर्ट रहा, जो भी वो रहा, सब उसमें हुआ इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, सर ये 1947 से स्टार्ट हुए या 1950 से, जब हमारा संविधान लागू हुआ है? जब लागू हुआ 1946 से, 1946 वो तो संविधान सभा, हमारी संविधान सभा 1946 आई ना, संविधान सभा। फंडामेंटल राइट तो 1947 से हुए होंगे। सुनो, संविधान सभा जो है, एक सवाल पूछते हैं, संविधान सभा जो है वो कितना टाइम तक की उनकी मीटिंग रही है? सर 2 years 11 months and 7 days। 11 दिन। 2 साल। अरे ये तो संविधान बनने का टाइम है, 11 महीने 2 साल 11 महीने 17 दिन। कुछ 2 साल 11 महीने 18 दिन दी है, कुछ में 17 दिन, 18 दिन, कुछ में 18, ठीक है। अच्छा, 18 दिन। अच्छा, एक सवाल जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किस दिन पे साइन किया गया है? किस दिन साइन की गई थी? जी सर, साइन कब किया गया था? 26 नवंबर 29 नवंबर 1949। सवाल पूछते, सुनो, मैं अब यहाँ सवाल तो आएगा। 26 नवंबर 1949 को साइन किया, आपकी मीटिंग खत्म हो चुकी है और हमने पूरा तैयार कर लिया है, लेकिन हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 लागू हुआ था, पूर्णतः लागू हुआ। क्यों? जब 26 क्योंकि पूर्ण स्वराज 1930 में सेलिब्रेट किया गया था, उसी के बेसिस पे 26 जनवरी को डेट फाइनलाइज हुई थी। ऐसा समझाइए, सबको समझ में आ जाए, जैसे मुझे समझाना ना पड़े। सर 1947 से पहले 1930 से जवाहरलाल नेहरू ने वो स्वतंत्रता का झंडा, तब से दिवस मनाया जाता था। स्वराज आंदोलन आ रहा, सही समझ सबको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे समझाना पड़ेगा। आप बताइए। पहली बार हुई थी सर पूर्ण स्वराज्य की। हाँ, पहली बार बिल्कुल सही कहा, यही मैं बोलना देखिए, नेहरू कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, ठीक है, सुनते रहना। नेहरू कमेटी रिकमेंडेशन, लेकिन जो ब्रिटेन वाले मान नहीं रहे थे, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस के लिए मांग रहे थे। तो कांग्रेस ने 1 साल का समय दिया कि भाई 1929 में अगर आप 1 साल के अंदर आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे, ठीक है, पूर्ण स्वराज की बात करेंगे।
लेकिन उन्होंने मांग नहीं की, 1 साल पूरा हो गया तो नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी किनारे लाहौर में उन्होंने झंडा फहराया और बोला कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करती कांग्रेस। ठीक है, पिक्चर एक आती है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें ये बोला गया था कि भगत सिंह का भी जो इन्फ्लुएंस ज्यादा था इसके ऊपर, कि भगत सिंह जो थे चूंकि भगत सिंह कंप्लीट इंडिपेंडेंस की पहले दिन से मांग कर रहे थे और कांग्रेस जो डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रही थी, तो पब्लिक का सपोर्ट भगत सिंह को ज्यादा आ रहा था। खैर वो अलग बात है, वो तो पिक्चर की बात है। लेकिन 1930 को 26 जनवरी के दिन कांग्रेस ने जो पूर्ण स्वराज की मांग की और 26 जनवरी 31-32 के आप समझिए 1947 तक जो 26 जनवरी है एज अ इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते थे। इंडियंस जो थे 1930 के बाद से 1947 तक हम लोग 26 जनवरी को ऐसा इंडिपेंडेंस डे मनाते थे। अब हुआ क्या कि जो देश है वो आजाद हो गया 15 अगस्त को। क्यों हो गया ये पता है कि नहीं पता है? 15 अगस्त को क्यों हुआ? 16 अगस्त को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम दंगे ज्यादा हो गए थे सर। गलत, तो जो गलत हो गया। 15 अगस्त 16 को तो पाकिस्तान हुआ था सर। नहीं, 15 अगस्त को क्यों हुआ? थोड़ा पाकिस्तान छोड़िए, 14 अगस्त को पाकिस्तान हुआ था। 14 अगस्त 15 अगस्त हम क्यों 15 अगस्त को हुए यार? हम क्यों आजाद हुए 15 अगस्त को? 15 अगस्त को सर ये हुआ था कि जो सर एग्रीमेंट पे साइन जो थे वो 14 अगस्त माउंट बेटन अमेरिका में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलिए, बोलते रहिए, आलोक जी सही बोल रहे हैं, बताइए। हाँ सर, माउंट बेटन अमेरिका में शायद कोई युद्ध हुआ था। 15 अगस्त को ही जीते थे, इसलिए उन्होंने बोला कि 1945, ठीक है सुनिए, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था और उसमें माउंट बेटन थे, हाजिर थे। माउंट बेटन जो पैसिफिक रीजन की जो ब्रिगेड थी उसको लीड कर रहे थे। अब जब माउंट बेटन इंडिया के वायसराय बनते हैं तो उनको लगता है कि यार इस 15 अगस्त के दिन को तो महान करना चाहिए। जो ब्रिटिशर्स थे उनका प्लान था कि 1948 तक हम इस इंडिया को आजाद करेंगे। 1948 तक, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री ने पहले कह दिया था कि हम 1948 तक करेंगे ना। लेकिन जब माउंट बेटन आए, माउंट बेटन ने कहा कि ऐसा है कि भाई 15 अगस्त को तो मेरा पर्सनल ग्लोरी का दिन है, तो मैं इसको मैं महान कर दूंगा, इंडिया को आजादी दे दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया को 15 अगस्त को आनंद फानन में आजाद किया गया। यही कारण है कि इतनी जल्दीबाजी में किया गया कि रेड क्लिफ कमीशन, मतलब जो रेड क्लिफ जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री बनाई है, उनको समय तक की नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि उनको बस मैप तक की नहीं था। जब देश आजाद हो गया तो मैप तक की नहीं था कि उसको वो डिवाइड कर सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री को। यही कारण से लोगों को पता नहीं था कि उनका जो हिस्सा है वो इंडिया में जाएगा कि पाकिस्तान में जाएगा। बहुत कंफ्यूजन रहा और इस कारण से बहुत दंगे हुए और बहुत लोग मरे। अगर माउंट बेटन 10 लाख लोग मारे गए थे। अगर माउंट बेटन थोड़ा सा अपनी पर्सनल ग्लोरी को ना करके 1940 मतलब 26 जनवरी 1948 को आजाद करते देश को, तो शायद इतने दंगे ना होते हमारे देश में। लेकिन पर्सनल ग्लोरी के लिए गए कि 15 अगस्त को महान कर देंगे, तो महान कर दिया उन्होंने। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा हाँ, बात सुनो, बात कंप्लीट नहीं हुई। 15 अगस्त को देश आजाद हो गया, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट जो पब्लिक का था वो 26 जनवरी के लिए था। ठीक है, तो अब इस टाइम को, इस 26 जनवरी को थोड़ा सा इसकी वो बना के रखें, इसको एक जो इसका एक इमोशनल अटैचमेंट बना के रखें, तो इसको रिपब्लिक डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। जो पहले इंडिपेंडेंस डे था वो रिपब्लिक डे होता है। ठीक है, ठीक हो गया? अरे ठीक है सर। हाँ तो बोल दो कम से कम। हाँ सर, हो गया। जी। अच्छा भैया, अब आ गया फंडामेंटल राइट। कौन सा भाग है? पार्ट 3। आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। भाई पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। भाग 1, भाग 2, मतलब 22 भाग हैं, सबको याद कर लेना। ठीक है, तो आप जो मैथ्स द फॉलोइंग वाले सवाल पूछ लेगा, खासकर जो ये 5-6 के बाद 22 तक जो आते हैं, लास्ट वाले पोर्शन है, उनको जरूर याद करना। आजकल पीछे वाले सवाल बहुत पूछने लगे वो लोग। ठीक है, पीछे वाले सवाल पूछने लगे, तो आपको भाग याद रखने और किस भाग में क्या है वो याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पीछे लास्ट ईयर तो पॉलिटिक्स के क्वेश्चन कम आए थे और कुछ ज्यादा ही मतलब सिंपल आए थे। क्या बोला? पीछे वाले क्वेश्चन, इसका मतलब है कि भाग 3 तो फंडामेंटल राइट्स है, तो ये भाग 3 तो पूछेगा नहीं आपसे, पूछेगा भाग 17 कौन सा है, भाग 18 कौन सा है। इसका मेरा मतलब आगे। ठीक है, अब पीछे समझ लीजिए, आगे समझ लीजिए, जो भी है। ठीक है, अच्छा, अब आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आपका फंडामेंटल राइट्स माने आते हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। विदेशी अधिकार होता है। क्या होता है? विदेशी पर बारे में क्या लिखा है?
अधिकार होते हैं। अरे राइट, क्या बोल रहे हैं, समझ अरे आवाज नहीं आ रही। फॉरेस्ट के लिए पूछ रही है वो, कि फॉरेस्ट के लिए? फॉरेस्ट के लिए क्या, समझा नहीं क्या बोल रहे हैं सर? मतलब विदेश के जो नागरिक हैं, अच्छा वो भी पूछेंगे, अभी बात करेंगे, अभी पहले समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि फंडामेंटल राइट पहले है क्या, फंडामेंटल समझ लेते हैं ना, उसके बाद जो हमारे सिटीजन को कौन सा है, फॉरेनर को कौन सा नहीं है, ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अच्छा भाई पहली बात समझो कि मूल अधिकार व्यापक है पर एब्सोल्यूट नहीं है। ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है, एब्सोल्यूट नहीं है। व्यापक मतलब ठीक है, हम कवर तो करते हैं हर चीज, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब 100% नहीं, 90% नहीं, समझ लो। कहने मतलब है कि आपको हर चीज की आजादी है, पर लिमिटेशंस हैं हर चीज पे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि फंडामेंटल राइट्स को बदलाव कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। जुडिकल रिव्यू बैठ सकती है अगर ये मतलब, छोड़िए जुडिकल रिव्यू बात नहीं करते हैं, विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, विदाउट चेंजिंग बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बता दो मुझे। सब प्रियम्बल, मैं बेसिक नहीं स्ट्रक्चर, तो बेसिक केशवानंद भारती केस 1973 में संविधान की एक बोल लो यार प्लीज। बोलो कौन बोल रहा है? सर केशवानंद भारती केस में ये डिसाइड हुआ था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब जो हमारे जो बेसिक राइट्स जो प्रोवाइड करे गए हैं उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या बेसिक, क्या समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज है? मूल अधिकार, क्वालिटी, फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सुनिए केशवानंद भारती में सर बेसिक स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, वो केस टू केस बेस्ड है। हाँ, डिफाइन नहीं किया था, बताया नहीं गया था, लेकिन हमने अपने इतिहास में अलग अलग जजमेंट के हिसाब से समझा कि इस देश को समझाने के लिए, इस देश को समझने के लिए कुछ चीजों पर डिपेंड करता है ये देश। जैसे कि हिंदुस्तान को आप कहते हैं डेमोक्रेसी के बिना नहीं समझ सकते। डेमोक्रेसी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, या सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस देश को आप मतलब ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इंडिया जो है वो सेकुलर ना हो, ये इंडिया नहीं हो सकता, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके कुछ एक मूलभूत चीजें हैं, डेमोक्रेसी है या फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सोवरेनिटी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे देश हमारा है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर है देश का, ठीक है। तो इस केशवानंद भारती केस में आया था, कई बार सवाल पूछा जाता है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो केशवानंद भारती केस वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है सर। एक तो केशवानंदी है, फिर दूसरा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत, मिनर्वा मिल्स अभी आएगा, बिल्कुल आएगा, मिनर्वा मिल्स केस भी आएगा, ठीक है। तो केसेस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, को याद रख लीजिएगा धीरे धीरे। अच्छा अब मैं क्या, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध, अच्छा जो मैंने पीडीएफ में लिखा है, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया जाता है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रदान किए जाते हैं। क्या मतलब इसका? जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सरकार के खिलाफ होते हैं, ठीक है, या लिखा है मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया जाता है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। क्या मतलब इसका? सर अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा है तो देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स क्या है भाई? हमारी प्रोटेक्शन है ना राज्य के खिलाफ, मतलब हमें डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन वाला। बिल्कुल सुनिए, फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? फंडामेंटल हमारी प्रोटेक्शन है कि हमें कोई, हमारी सरकार जो है हमें हर्ट ना कर सके, कुछ चीजों में हमें प्रोटेक्शन दे रहा है ना वो तरह से भाई, वही तो है ना। तो अच्छा अब सर इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मूल अधिकार तब तक मेरा मूल अधिकार है जब तक कि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा रहा हो, ये इसका वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मूल अधिकार का मतलब क्या है कि एक हमारी ऐसा प्रोटेक्शन है ना जो राज्य के खिलाफ है, कि राज्य हमें बोलने का अधिकार, हमें बोलना न दे तो मतलब क्या करेगा कि हाँ, तो हमें अगर वो रोकेगा बोलने से तो हम कोर्ट जा सकते हैं, वहां पर जाके हम गुहार लगा सकते हैं कि भाई हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, और हमारा तो कोर्ट क्या करेगी, वो राज्य को या सरकार को डांटेगी या बोलेगी कि इनको आप उनके राइट्स को आप रख दो। तो फंडामेंटल राइट्स एक तरह से हमारा वो है कि सरकार के खिलाफ होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ये व्यक्ति के खिलाफ भी है, कहने का मतलब ये है व्यक्ति के खिलाफ का मतलब है, हाँ क्या सर जैसे हम किसी जनजाति के क्षेत्र में चले जाते हैं, नहीं जा सकते। फंडामेंटल सुनिए, फंडामेंटल राइट्स 4 ऐसे हैं जो व्यक्ति के खिलाफ है, मतलब वो पहला एक तो है आपका अनटचेबिलिटी वाला, ठीक है, एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी है आर्टिकल 17, ठीक है। फिर एक आर्टिकल 15(2) केवल धर्म, मूल वंशी, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इसमें से किसी आधार पर नागरिक के मध्य डिस्क्रिमिनेशन करने से राज्य और व्यक्ति दोनों को रोकता है, राज्य और व्यक्ति दोनों को रोकता है। मतलब आप ऐसा व्यक्ति भी आप किसी में मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और राज्य तो कर ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं आपको?
देखिए ये छोटी छोटी बातें ना समझना, क्योंकि यार एग्जाम में ये बहुत छोटी छोटी बातें ही घुमा घुमा के आती हैं, फिर गलत हो जाते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि क्या जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो व्यक्ति के खिलाफ हैं या राज्य के खिलाफ है। तो भैया राज्य के खिलाफ भी है, व्यक्ति के खिलाफ भी है। तो 4 ऐसे हैं जो व्यक्ति के खिलाफ हैं, जिसमें से आर्टिकल 15(2) है जो डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को से रोकता है। आर्टिकल 23 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, राइट अगेंस्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, और शोषण तो कोई भी कर सकता है भाई, कोई एक व्यक्ति इंडिविजुअल भी कर सकता है किसी का शोषण। ठीक है, या बालकों के नियोजन का प्रतिबंध की प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बाल क्या कहते हैं उसको यार, बलात् श्रम। हाँ वही बाल चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर भी राज्य भी कर सकता है, और वो तो चाइल्ड लेबर तो जानते हो आम आदमी तो कराते ही कराते हैं। आर्टिकल 24 ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जो फंडामेंटल राइट्स हमें स्टेट के लिए भी रोकता है और व्यक्ति से भी रोकता है। ठीक है, अच्छा अभी टाइम कितना बचा मैं देखूं यार। सर ज्यादा हो गया, 2 मिनट रह गए। मुझे पता मुझे क्या लग रहा है, मुझे लगा कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा कुछ लोग चुप बैठे हुए हैं। सर एक क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए। आर्टिकल 23 में जैसे आपने बताया कि सर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो सर अभी हम लोग हर टॉपिक पर देखते हैं सर कि कई जगह बंधुआ मजदूर अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सर पता होता है। तो सर ये क्या यहाँ पे सर ये आर्टिकल 23 का सर ये वायलेशन हो रहा है। चलिए मैं बताता हूँ। तो सर इसके लिए क्या ही कर सकते हैं? हाँ, विश्वास जी बोलते हैं कि भाई चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है। ठीक है, या हुआ क्या, देखो ना, देखा जाए तो चाइल्ड लेबर को हम 100% बैन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14-15 साल है और उसकी फैमिली में उसके पापा नहीं है, तो उसके पास उस पर पूरी जिम्मेदारी आ गई, तो क्या करेगा फिर वो? तो उसको तो काम करना पड़ेगा ना परिवार चलाने के लिए। तो काफी रिसर्च हुआ, सोशल वर्क का ये पोर्शन है, समझिएगा। सोशल वर्क में पहले पढ़ते थे तो उसमें ही आता था कि आप 100% चाइल्ड लेबर को रोक नहीं सकते आप, क्योंकि कभी कभी मजबूरी में भी होता है, करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप 14 साल 15 की उम्र है और फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है, तो आपको कमाना पड़ेगा। आपको गरीबी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा किया गया है, समझिए इस बात को, कि चाइल्ड लेबर अलाउड है 14 से लेकर 18 साल तक, लेकिन वो हैजार्डियस कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत केमिकल वाली फैक्ट्री में लगा काम कर लिया या किसी ऐसे में नहीं होना चाहिए। क्या तो नॉर्मल, हाँ सुनिए, ऐसे कर सकता है कि नॉर्मल जो मतलब कि चाय की दुकान पे काम कर रहा है, वहां डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम कर रहा है, बट पढ़ाई इसकी हर्ट नहीं होनी चाहिए। इसकी पढ़ाई, हाँ शिक्षा का अधिकार में आ गया फिर वो। हाँ, तो पढ़ाई को करते हुए आप ऐसे जगह पे काम कर सकते हैं जो हेल्थ हैजार्ड नहीं है। आर्टिकल 24(2) का पार्ट है ये। समझ गए ना मेरी बात आप? हाँ, कर सकता है, बस डोमेस्टिक हेल्प कर ले, किसी वो छोटी मोटी दुकान पे काम कर ले, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई अगर रुकेगा तो फिर उसको फिर फंडामेंटल राइट्स का हनन माना जाएगा। ठीक है, अब टाइम भी खत्म हो चुका है यार, एक ही मिनट, क्या आधा मिनट रह गया। बाकी मैं कल कंटिन्यू कराऊंगा, आज क्लास ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। हाँ बताइए जल्दी बताइए। कल ले क्लास। टाइम सर यही रहेगा? साथ नहीं